नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको काफी सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में किस प्रकार की अजीबोगरीब राजनीतिक परिस्थिति है और यहाँ किस प्रकार के घटनाएं हो रही है, क्या खेल चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं और यहाँ पर किस तरह से बदले की राजनीति चल रही है या नहीं चल रही है, ये आप सुन करके तय करें और हमें जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। देखिए, कल सुबह से काफी सारी घटनाएं हुई। सबसे पहले तो दोपहर के लगभग 12:30 बजे राष्ट्रवादी पार्टी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ये मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे और उसके लगभग एक घंटे भर के अंदर कुछ समाचार आए, कुछ जानकारी आई कि छगन भुजबल जो कि आरोपी थे महाराष्ट्र सदन केस में घोटाला था उसके अंदर, जिसमें कि एक अंजलि दमानिया करके समाज सेविका है, उन्होंने एक पीआईएल फाइल की हुई थी और उस पीआईएल में कुछ साल पहले आदेश हुआ था कि एसआईटी का गठन हो और हाईकोर्ट की सन्माननीय हाईकोर्ट के देखरेख में उस एसआईटी ने इन्वेस्टिगेशन की और उन्होंने चार्जशीट फाइल किया। अब ये जो चार्जशीट फाइल हुआ ये 2016 में हुआ और उसमें अब जाकर के छगन भुजबल ने, जो कि तब सार्वजनिक बांधकाम विभाग के मंत्री हुआ करते थे महाराष्ट्र सरकार के, उन्होंने जाके डिस्चार्ज एप्लीकेशन दिया और उनका डिस्चार्ज एप्लीकेशन आज मंजूर होकर के आया, उस पर आदेश हुआ और उसी खुशी में वो शरद पवार से मिलने तब गए जबकि वो वर्षा बंगले पर उनकी मुख्यमंत्री के साथ बैठक चल रही थी। वहीं वो छगन भुजबल गए कुछ मिनटों के लिए और मुख्यमंत्री से मिले और शरद पवार से मिले और उसके बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की और मीडिया वहां से सब छगन भुजबल के पीछे चली गई। यानी वो जो मुख्यमंत्री और शरद पवार की जो बैठक थी उसमें से शरद पवार बाहर आए, उनसे पूछा जाए कि क्या क्या बैठक में बात हुई, इस तरह का कोई ये नहीं हुआ। ये लुटेंस मीडिया इन्होंने उस पूरे इवेंट को स्किप कर दिया और ये सीधा छगन भुजबल के पीछे लगे रहे। उस दौरान किरीट सोमैया जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पुणे से उन्होंने काफी सारी जानकारी दी, जिसके बाद ये नारायण राणे के परिवार की जानकारी आई। लेकिन उसके पहले किरीट सोमैया ने जो जानकारी दी वो कुछ इस प्रकार की थी। जब उन्होंने ये जानकारी दी कि ये जो भावना गवली है, जो सांसद है शिवसेना की, उसे शरद पवार क्या जाने क्यों बचाना चाहते हैं इसका पता नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्होंने 40-45 कुछ विड्रॉल किए हैं बैंक से, उसमें से कोई भी विड्रॉल जो था उनका वो 21 लाख से कम नहीं था। यानी आप समझिए कि वो करोड़ों कैश में विड्रॉ कर रही है और जो उन्होंने एफआईआर लिखवाया था कुछ करोड़ों की चोरी का, 5 करोड़ या 10 करोड़ या 7 करोड़ इस प्रकार का कुछ, वो उन्होंने 10 महीने बाद लिखवाया। यानी चोरी होने के 10 महीने के बाद उन्होंने एफआईआर लिखवाया है। तो इस पर भी किरीट सोमैया ने, जो कि बहुत ही सीनियर लीडर है भारतीय जनता पार्टी के, बल्कि वो तो देवेंद्र फडणवीस से भी सीनियर है, तो उन्होंने ये सारे इल्जाम लगाए। उन्होंने जो चाचा भतीजा की जोड़ी है, यानी चाचा के भतीजा अजीत पवार जो भी उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनके ऊपर भी आरोप लगाए कि 65 करोड़ का कारखाना होते हुए 700 करोड़ का कैसे लोन उसके ऊपर लिया गया पुणे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से इत्यादि। तो इस तरह की पूरी उन्होंने जानकारी दी और उन्होंने चैलेंज किया है अजीत पवार को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा कि ये पूरे व्यवहार के जो कागज हैं वो जनता के सामने रखे, यानी पब्लिक कर दे। तो इस तरह की ये पूरा दिन जो रहा वो इस प्रकार का रहा है। ये सब के चलते एक बहुत ही जबरदस्त जानकारी आई। आपको याद होगा पिछले 15 दिनों के अंदर किस तरह से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, इनके एक बयान पर इन्हें अरेस्ट किया गया था। कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई रिस्पेक्ट सम्मान वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि इनका एक बयान था शिवसेना प्रमुख के खिलाफ, यानी महाराष्ट्र के आज के सम्माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ। तो इनके ऊपर 4 जगह केसेस या 3 जगह केसेस ऐसे कुछ बनाए गए, जिसमें से एक केस में उन्हें अरेस्ट करके कोर्ट में हाजिर कर दिया गया। तो अब इसका बदला किस तरह से लिया जाता है कि
कल एक जानकारी आती है ये पूरे घटनाक्रम के बाद, यानी किरीट सोमैया के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। और हमारी 31 साल का जो सक्रिय राजनीति का तजुर्बा रहा है और लगभग 20 साल का जुडिशियल और ये लॉ के एक्सपीरियंस का आपको इसी में जानकारी हमें मिल जाएगी कि किस तरह की ये राजनीति चल रही है और किस तरह का कानून व्यवस्था है। उसमें ये जानकारी आई, न्यूज फ्लैश इस तरह का कुछ आया था कि नारायण राणे की पत्नी श्रीमती नीलम राणे और इनके सुपुत्र नितेश राणे, इनके खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है, वो भी पुणे क्राइम ब्रांच से। ऐसे कुछ सूत्रों से खबर आई, फिर कुछ सूत्रों से खबर आई कि पुणे पुलिस द्वारा वो जारी किया गया है। और फिर से उसके बाद जानकारी दी मीडिया ने कि ये DHFL का एक जो लोन है, एक या दो लोन है, उस सिलसिले में। अभी आप सोचेंगे DHFL यानी दीवान हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये एक प्राइवेट कंपनी है, इससे सरकार का और पुलिस का क्या संबंध, क्या ताल्लुक, और इससे ये सब का क्या मसला है, तो इसको समझना पूरा जरूरी है। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखें। देखिए, ये जो कंपनी है, इनके मुंबई ऑफिस से इन्होंने राणे के परिवार ने लोन लिया ऐसा मालूम होता है, और उसमें को एप्लीकेंट उनकी पत्नी थी, मतलब बेटा और पत्नी ये दोनों को एप्लीकेंट रहे हैं शायद। और इन्होंने एक कंपनी के लिए कुछ 25 करोड़ का लोन लिया, ऐसी जानकारी मिल रही है, जिसमें कि इंटरेस्ट वगैरह मिला के कुछ 27 करोड़ का उनकी भरपाई बाकी है। और दूसरी कंपनी के लिए उन्होंने 45 करोड़ ऐसे कुछ लिए, तो कुल मिला के 65 करोड़ का लोन है और उन्होंने वापस देना है 67 करोड़, यानी 65 अधिक 2 करोड़। इस तरह की कुछ ऊपर से जानकारी मिल रही है। अब इसमें नितेश राणे ने एक बयान दिया है, अभी पता नहीं उनका नॉलेज क्या है, हम किसी को कम नहीं लिखना चाहते या किसी को ये नहीं करते, अपमानित नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने जिस तरह की जो वक्तव्य किया या एक उन्होंने ये किया था कि ये इसमें उद्धव सरकार का कुछ हाथ है। देखिए, राजनीति का हाथ होना नहीं होना एक विषय अलग है, लेकिन उन्होंने एक आधार दिया उसके लिए कि हमारा जो लोन है वो इस कंपनी के मुंबई ब्रांच से है, तो इस पर लुकआउट नोटिस ही पुणे से कैसे जारी हो सकता है। तो इस विषय की हम आपको पूरी जानकारी देंगे इसी वीडियो में। देखिए, जो भी व्यवहार हो, कंपनी की अगर उनकी महाराष्ट्र की जो हेड ऑफिस है या पूरे भारत की हेड ऑफिस अगर वो पुणे में है, तो ये कंपनियां जो है ये रिकवरी के लिए अपने रिकवरी डिपार्टमेंट में पहले तो केस को भेज देते हैं, और अगर वहां से रिकवरी नहीं हो पाती या कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये अपने लीगल डिपार्टमेंट में भेज करके, रिकवरी डिपार्टमेंट टच में रहता है लीगल डिपार्टमेंट से, और इनके वकील जो है जो कॉन्ट्रैक्ट पे रहते हैं पैनल पे सालों के लिए, 1 साल या 5 साल या जो उनके जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वो लोग कोर्ट में जाकर के एक 156(3) का एप्लीकेशन फाइल करते हैं CRPC। अब इसमें न्यायालय आदेश देता है कि पुलिस जो है इसमें कार्रवाई करे। अब वो क्राइम ब्रांच को कभी आदेश नहीं जाता, वो आदेश हमेशा लोकल पुलिस को जाता है। तो उसमें आदेश होने की संभावना है कि 156(3) में एक केस रजिस्टर किया जाए, जिसे नॉर्मल CR या FIR नहीं कहा जाता, उसे MECR कहा जाता है, मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी केस रजिस्टर। और वो केस रजिस्टर करके ये सामने वाले पार्टी को बुलाते हैं और यहाँ बैंक के प्रतिनिधि को भी बुलाते हैं, और ये दोनों के स्टेटमेंट लिए जाते हैं, दोनों के साथ बातचीत की जाती है और ज्यादातर उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इस तरह की हमारी ऑब्जर्वेशन रही है। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया चलती है, और क्योंकि ये मालूम होता है कि शायद ये कंपनी का लीगल डिपार्टमेंट या इनका शायद हेड ऑफिस पुणे में रहा हो, या ये वेस्टर्न रीजन का उनका जो ऑफिस है वो पुणे से हैंडल होता हो पूरे उनके अफेयर्स या उनके व्यवहार, तो उन्होंने वो किया हुआ हो सकता है, इस तरह का हमारा अंदाजा है। तो हो सकता है कि उन्होंने 156(3) वहां पर फाइल किया हो और वहीं से ऑर्डर हुई हो, और उसके बाद पुणे पुलिस ने ये MECR रजिस्टर किया हो, और MECR रजिस्टर होने के बाद में किसी अधिकारी को ये ताकत नहीं है, अधिकार नहीं है कि ये क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर किया जा सके नॉर्मल पोजीशन में। इसके लिए कोर्ट से दरखास्त करनी पड़ती है पुलिस स्टेशन में कि ये हमारे बस की बात नहीं है, बड़ा पॉलिटिशियन है, केंद्रीय मंत्री है या जो भी है। तो अब तक ये क्राइम ब्रांच में मैटर ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ, इसकी तो हमें जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन हमारा ये अंदाजा है कि पुणे पुलिस के पास है, और पुणे पुलिस ने इन्हें
समन शायद नहीं भेजे हो, शायद राजनीतिक दबाव की वजह से सिर्फ रिकॉर्ड किया हो कि हमने समन भेजे उनको। इस तरह की संभावना आज की तारीख में, आज की परिस्थिति में नकारी नहीं जा सकती। और कुछ लोगों का या ये पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का जो अंदाजा है या कुछ लोगों का आरोप भी है कि ये राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। तो हो सकता है कि ये जो सरकार है, ये 3 अलग अलग साइज के पहियों की जो सरकार है, या ये जो तिकड़ी सत्ता में बैठी है वहां पर महाराष्ट्र में, उनमें से किसी के संबंध ये डीएचएफएल यानी दीवान परिवार के साथ इनके संबंध हो या जो भी हो, तो वहां से भी वो हुआ हो सकता है कि आप इसमें आगे कुछ प्रोसीड कीजिए, ऐसी संभावना नकारी नहीं जा। तो इस तरह के हालात है। और मुख्यमंत्री के साथ जो शरद पवार की मीटिंग हुई उस बारे में जानकारी आ रही है कि उनकी चर्चा ज्यादातर इन विषयों पर हुई कि ये जो केंद्रीय एजेंसियां जैसे एनआईए है, खास करके ईडी, इनके जो एक्टिविटीज या जो एक्शन चल रहा है महाराष्ट्र में उस विषय पर हुई। क्योंकि इनका जो एनसीपी पार्टी है, इनका जो छगन भुजबल है, उसके बारे में अंजलि दमनिया ने कहा है कि उनके खिलाफ बहुत सारा सबूत है। 2016 में जो चार्जशीट फाइल हुआ उस समय देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी और उन्होंने उसका फॉलोअप नहीं किया और वो ट्रायल नहीं चालू करवाया। तो उसमें अभी डिस्चार्ज लेना, ये पहले तो इतना समय तक सरकार ने पेंडिंग रखना, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को ये था कि शिवसेना से हमेशा स्टेटमेंट आती थी कि उनके मंत्री और उनके विधायक कहते थे कि हम अपना जो त्याग पत्र राजीनामा है अपनी जेब में लेके घूम रहे हैं। तो इस हालात में शायद एनसीपी की कभी भी जरूरत पड़ जाए सत्ता में रहने के लिए, इस वजह से इन्होंने इस केस को प्रेस नहीं किया, फॉलोअप नहीं किया और ट्रायल नहीं चालू करवाया कोर्ट में। ऐसी होने की संभावना है, उन्होंने स्पष्ट रूप से देवेंद्र फडणवीस पर आरोप किए हैं। तो इस विषय में आपकी क्या राय है, आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन आप ये बात जरूर समझिए कि ये तो हो गई वो 5 सालों की बात, लेकिन ये छगन भुजबल मान के चलिए कि छूट गए, लेकिन अंजलि दमनिया ने कहा है कि मैं हाईकोर्ट जाऊंगी, हम हाईकोर्ट जाएंगे और सिर्फ ये केस नहीं, इनके खिलाफ और 5-6 केस है। तो ये पूरी तरह से बेकसूर नहीं है। हम वो पूरे विषय जो है वो पीआईएल अभी जिंदा है जिसमें हमने आदेश लिए थे और उसे हम फिर रिवाइव करके, और वो जो एसआईटी का ऑर्डर है और ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस विषय में हम आर्ग्यू करेंगे कि ये डिस्चार्ज जो देना वो गलत है। क्योंकि इनके साथ में और कुछ 6 या 7 जिसमें पंकज भुजबल, समीर भुजबल, उनके भांजे भतीजे जो भी हैं, ये सबको डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस तरह की कुछ जानकारी आ रही है, कुछ लगभग 7 या 8 और लोगों को छगन भुजबल के सिवा। तो छगन भुजबल तो बच गए, लेकिन इनके लिए नई एक समस्या पैदा हुई, वो ये कि एनआईए ईडी के कोर्ट में, ईडी के स्पेशल कोर्ट पे जो एकनाथ खड़से है, उनके जो जमाई है, उनके जमानत की जो अर्जी थी उस पर वो तो रिजेक्ट हो गई, लेकिन उसके ऑब्जर्वेशंस में उसको रिजेक्ट करते हुए कोर्ट ने कहीं पर ये लिख दिया है या कुछ मेंशन किया है कि एकनाथ खड़से उस समय महसूल मंत्री थे, यानी रेवेन्यू मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, और इन्होंने शायद अपनी पोजीशन को मिसयूज करके इन्हें गाइड किया होगा कि ये जमीनें आप ले ले या क्या, इस तरह का जो इस तरह की जो संभावना है वो इस समय नकारी नहीं जा सकती। यानी एक आदमी अगर राष्ट्रवादी या एनसीपी का बाहर निकला है, जो कि चैलेंज होने जा रहा है वो बात और है, लेकिन एक बाहर निकला है तो दूसरा फंसते हुए दिखाई दे रहा है। और वैसे भी इनके एकनाथ खड़से के ऊपर तो लुकआउट नोटिस जारी है, लुकआउट सर्कुलर नहीं। लुकआउट सर्कुलर जो राणे के परिवार के लोगों के ऊपर, यानी उनकी पत्नी और उनके सुपुत्र के ऊपर जो जारी हुआ है, सॉरी, वो तो सिर्फ नजर रखने के लिए, यानी इनके मूवमेंट ये कहीं आते जाते हैं। लुकआउट नोटिस जो ईडी ने दिया है अनिल देशमुख के खिलाफ, वो तो उन्हें सीधा सीधा रोकने के अधिकार है एयरपोर्ट पे। अगर उनके कुछ भी मूवमेंट होते हैं भारत के बाहर जाने के या कहीं पर भी जाने के, तो ये जो वहां पर एसआईबी के लोग बैठते हैं या जो सीआईडी के SB2 सीआईडी के लोग बैठते हैं, इमिग्रेशन के जो स्टाफ बैठते हैं, वो उन्हें वहीं रोक सकते हैं और पुलिस को या ईडी को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इनके खिलाफ इस तरह का ये लुकआउट नोटिस है और इन्हें हम जाने दिया, आप इन्हें ले जाइए, इन्हें कस्टडी में लीजिए और ईडी को हैंड ओवर कीजिए, या ईडी को ही इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो इस हालात में ये जो जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, और इसके सिवा आपको बता दें ये हुई अनिल देशमुख की बात। अनिल परब जिन्हें की ईडी का नोटिस गया था, उन्होंने 14 दिन के समय मांगा था, वो 14 दिन भी अभी कुछ ही दिनों में खत्म होते ही होंगे। तो आगे काफी सारी डेवलपमेंट्स होने जा रही है। हमने ये सब डेवलपमेंट्स के ऊपर
अपनी नजर बनाई हुई है। आप सभी को हम इस प्रकार की इस जो तरह के डेवलपमेंट होते हैं उसकी पूरी पूरी जानकारी सही समय पर वीडियो द्वारा देते रहेंगे। आप सभी लोग हमें ये बताएं अपने कमेंट करके कि आपको आज का जो ये वीडियो है इसका जो कंटेंट है ये आपको कैसा लगा, आपकी ये पूरे विषय में क्या राय है, आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और अगर आपको किसी और प्रकार की जानकारी चाहिए तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में आप आपकी रिक्वेस्ट लिखिए ताकि हम उस विषय पर वीडियो बनाकर आपके सामने पूरी जानकारी रखें उस विषय पर। अगर आपने इस वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए। आज के इस वीडियो को आप जरूर आपके सभी दोस्त मित्र परिवार रिश्तेदार अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए और आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि सही सही जानकारी सही समय पर सभी के पास तुरंत पहुंच सके और सभी को अपने हक और अधिकार की पूरी पूरी जानकारी मिल सके कि किस तरह से ये राजनीतिक जो नेता है किस तरह से मिसगाइड करते हैं या दिशाभूल करते हैं, ये मीडिया किस तरह से जानकारी छुपाती है। इस प्रकार की हम पूरी पूरी जानकारी आपके सामने हमेशा रखने की हमारी कोशिश रहती है। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।